नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एग्जाम के लिए जो है पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में इंडिया के अंदर जो है टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 54 जो है 54 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान समय में। बात करें अगर 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इसका नाम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा आपको देखने में? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान समय में इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54। और 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके अलावा यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो ये था रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट, तो टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे और पूछा जा सकता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के कितने % क्षेत्रफल पर जो है, कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है टाइगर रिजर्व मौजूद है? तो देखिए भारत के जो है 2.3% भूभाग पर टाइगर रिजर्व मौजूद है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये जो है किस वर्ष में बनाया गया था? तो देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 में, 1986 में। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैचिंग में आ सकता है आपसे मिलान करने के लिए, या वैसे भी डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। और ये कौन सी वन नीति है जो सबसे पहली वन नीति बनाई गई थी? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। इस नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का होना आवश्यक है पृथ्वी के संतुलन के लिए? तो लगभग 33% जो है वन होने चाहिए जो है इस भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से 33% भूभाग पर। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो देखिए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो है बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद जैव विविधता अधिनियम कब बना था ये? तो देखिए, जैव विविधता अधिनियम मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो ये जो है 2002 में इसको जो है बनाया गया था। यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे, तो ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि बताइए प्लास्टिक ओवरशूट डे ये हाल ही में कब मनाया गया है? तो देखिए, प्लास्टिक जो वेस्टेज होती है उसको नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया है 28 जुलाई 2023 को। 28 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? प्लास्टिक ओवरशूट डे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, नीली अर्थव्यवस्था के कितने घटक होते हैं? तो देखिए, जो ब्लू इकोनॉमी होती है उसके टोटल नीली अर्थव्यवस्था के 5 घटक होते हैं। कौन कौन से नीली अर्थव्यवस्था के ये 5 घटक हैं? सबसे पहले इसमें आता है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा स्थान है इसमें मत्स्यन का, मछली पालन, फिशरी, फिर इसमें परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, पर्यटन टूरिज्म, और फिर लास्ट में आता है अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्टेज मैनेजमेंट। तो ये नीली अर्थव्यवस्था के ये 5 घटक हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य, परिवहन, पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ से आपके मैचिंग के थ्रू ये पूछा जा सकता है कि, या फिर ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा घटक जो है नीली अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है। तो आपको इनको याद करना है। अगला 12वां प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट का मानक कितना होता है? तो देखिए, जो 1 कार्बन क्रेडिट होता है वो बराबर होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। 1000 kg CO2 के इक्वल होता है 1 कार्बन क्रेडिट। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग अगले प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया है हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी, ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो देखिए, भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए। 2030 तक जो है भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया है 10 सूत्रीय एजेंडे का संबंध किससे है? तो देखिए, 10 सूत्रीय एजेंडे का संबंध है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। आपदा जोखिम न्यूनीकरण से ये संबंधित है। और ये कब लाया गया था? ये 2016 में जो है लाया गया था 10 सूत्रीय एजेंडा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें जो है अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत की पहली मिसाइल का क्या नाम है? तो देखिए, भारत की जो पहली मिसाइल है इसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली मिसाइल है। अगर आपसे भारत का पहला उपग्रह पूछा जाए तो इसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, पहली मिसाइल थी पृथ्वी।
अगला प्रश्न है संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो देखिए जो संचार उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उनको आयनन मंडल में स्थापित किया जाता है। आपसे पूछा जाए वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। इसके अलावा मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको जो है पता होनी चाहिए। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है, और सबसे दूर स्थित मंडल है बहिर्मंडल। चलिए आगे इसमें फिर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बात की जाए अगर CERN, CERN, तो इसका आपको सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। CERN का पूरा नाम होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। बात करें अगर हम CERN की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में स्थापित हुआ, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है जिनेवा शहर में। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर CERN का मुख्यालय स्थित है। इसका काम क्या होता है, तो ये न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित इसका एक संगठन है। चलिए अगला प्रश्न है गोल्ड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है। तो हिग्स बोसान को गोल्ड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, हिग्स बोसान, इसको गोल्ड पार्टिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था। तो ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था चंद्रयान 3। इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है जैव मंडल। तो जैव मंडल के आपसे पूछे जा सकते हैं कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से ये 3 घटक हैं, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। ये जो है जैव मंडल के 3 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है IUCN, IUCN का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर के कंजर्वेशन मतलब उसके संरक्षण से संबंधित ये एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। अभी हमने CERN की स्थापना देखी थी, उसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और IUCN की स्थापना हुई है 1948 में। IUCN का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर IUCN का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक तकनीक का तापमान कितना होता है। तो देखिए जो क्रायोजेनिक तकनीक है इसका टेम्परेचर होता है -0 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये इस तापमान के बीच में जो है काम करते हैं, -0 से लेकर -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में। अगला प्रश्न है विल की फुल फॉर्म बतानी है, WILL। तो देखिए विल की फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला 25 नंबर का प्रश्न है सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो है तमिलनाडु राज्य की। ये दक्षिण भारतीय राज्य है जो सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता रखता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 26, प्रश्न संख्या 26, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ओजोन की मोटाई को हम लोग किस में नापते हैं। तो ये नापा जाता है ओजोन की मोटाई को डाबसन में। डाबसन एक ओजोन परत की मोटाई को नापने का एक मात्रक या यूनिट होती। इसी प्रकार अगर अगला प्रश्न है हमारा सैडल पीक। तो सैडल पीक ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सैडल पीक नेशनल पार्क, ये सैडल पीक नेशनल पार्क है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैडल पीक नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है बेतला नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बेतला नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड राज्य में स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार सिंगलीला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन का डेल्टा भी मिलता है, इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 31 नंबर, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। तो पर्यावरण के टोटल 4 घटक होते हैं। कौन कौन से पर्यावरण के 4 घटक हैं, जलमंडल, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और वातावरण। ये जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट के 4 घटक होते हैं, जलमंडल, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और वातावरण। अगले प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें देखिए किस प्रकार पूछा गया है प्रश्न, जैसे चीड़ है तो चीड़ से हमें क्या मिलता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तेंदू का जो पत्ता है उससे बनाई जाती है बीड़ी। खैर से कत्था बनता है जिसका उपयोग पान आदि में किया जाता है। और भोजपत्र एक प्राकृतिक कागज बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोबारा इसको याद कर लेते हैं, चीड़ का उपयोग किया जाता है तारपीन के तेल को प्राप्त करने के लिए। तेंदू पत्ते का उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने में। खैर कत्था बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। और भोजपत्र जो है प्राकृतिक कागज के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।